नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। सी न्यूज़ भारत पर वक्त है न्यूज़ बुलेटिन का। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कहां 2 दिवसीय जिला स्तरीय ओलंपिक खेल का हुआ शुभारंभ और कहां विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का किया गया निरीक्षण और कहां सील किए गए सभी अवैध अस्पताल लगभग हैं संचालित। इन सभी खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर बेमेतरा से है, जहां बेमेतरा में 2 दिवसीय जिला स्तरीय छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेल का शुभारंभ हुआ। 2 दिसंबर यानी आज शाम 4 बजे इसका समापन भी हो जाएगा। कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने शुभारंभ किया। गिल्ली खेल कर कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेल का आनंद भी लिया। कलेक्टर खुद खेलकर बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए भी नजर आए। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर चंदौली से है, जहां जिलाधिकारी ईशा दुहिन के निर्देश में चकिया विकासखंड परिसर में चलो चंदौली प्रशासन द्वारा अभियान के अंतर्गत विकासखंड परिसर में जनसंपर्क जन चौपाल का आयोजन किया गया। जन चौपाल में सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न विभागीय योजनाओं के जन सामान्य में प्रचार प्रसार और जागरूकता के लिए विभागों के स्टॉल लगाए गए। जिलाधिकारी ने स्टॉलों का अवलोकन कर संबंधित विभागों के अधिकारियों से पूछताछ कर जानकारी ली। उन्होंने कहा कि विभागों में जब तक स्टॉल लगे हैं वहां एक विजिट रजिस्टर रखा जाए, जिसमें स्टॉल पर आने जाने वाले लोगों का नाम और संपर्क जरूर ऐड किया जाए। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि चलो चंदौसी अभियान की चकिया से शुरुआत हुई है। समस्त ब्लॉकों में इसी प्रकार से योजनाओं के कैंप लगाए जाएंगे। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर चुनित लाभार्थियों को आयुष्मान गोल्डन कार्ड, विकलांगता प्रमाण पत्र, कौशल विकास योजना अंतर्गत स्मार्टफोन, मुख्यमंत्री आवास योजना समेत महिलाओं को प्रमाण पत्रों का वितरण किया। आज चलो चंदौली अभियान, जो हमने एक नया अभियान यहाँ पे चंदौली में शुरू किया है, उसका आह्वान चकिया ब्लॉक से किया गया और चकिया में ब्लॉक स्तरीय कैंप लगा, जिसमें कि सारे जिला के जो जितनी योजनाएं हैं, जितने डिपार्टमेंट्स हैं, सबके यहाँ पे स्टॉल्स लगे। और इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लेकर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेके पुलिस डिपार्टमेंट, आपके हेल्थ डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट्स का यहाँ पे स्टॉल लगा। बैंक्स का भी इसमें योगदान रहा, बैंक्स का भी स्टॉल रहा यहाँ पे। और बहुत सारे इसमें लाभार्थी आए, उनको जितने लोगों को योजनाओं का लाभ दे सकते थे उनको दिया गया। जिन्होंने जानकारी, कुछ लाभार्थी आए थे जो जानकारी लेकर के गए हैं, आगे योजना का लाभ लेंगे, सभी योजनाओं के बारे में बताया गया। साथ ही कुछ लाभार्थियों को जो शासन प्रशासन की तरफ से जो वितरण होता है, गोल्डन कार्ड है, तो उनका वितरण भी आज के इस कैंप में किया गया है। इस तरह के कैंप्स हमने पूरे जनपद में आयोजित किए जाएंगे आगे, और उनकी डेट्स भी मैंने सर्कुलेट कर दी हैं। तो हर ब्लॉक में इस तरह का जिला स्तरीय कैंप लगेगा, जिसमें कि जिला स्तर के सभी अधिकारी भी उपलब्ध रहेंगे। इसमें ना केवल हम योजनाएं जो हैं उनका लाभ हम जो पात्र व्यक्ति हैं उन तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे, साथ ही अगर कोई समस्या है उनका भी समाधान करने का इन कैंप्स के माध्यम से प्रयास किया जाएगा। सर, जन चौपाल लगाया है, चलो आपके द्वार, तो द्वार का मतलब तात्पर्य ब्लॉक से है या घर घर भी? ये प्रथम चरण में हम ब्लॉक पे जिला स्तरीय कैंप्स लगा रहे हैं, और इसी में चलो चंदौली अभियान के अंतर्गत द्वितीय चरण में हम जो दूरस्थ ग्राम है हमारे, उनमें हम जो ग्राम स्तरीय चौपाल है और जन चौपाल है उसको हम लगाएंगे, और वहाँ पे हम स्कीम्स लेके जाएंगे और उनकी समस्याओं को भी उनका समाधान कराएंगे। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आज धार में मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा पहुंचेंगे। धार जिले में गंधवानी विधानसभा क्षेत्र में कांति सूर्य जननायक टंटिया मामा यात्रा में शामिल होंगे। इसके बाद धार विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे। इन दोनों स्थानों पर आयोजित सभा में पैसा एक्ट के बारे में आमजन को भी बताएंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस कार्यक्रम में धार लोकसभा क्षेत्र के सांसद छतर सिंह दरबार, धार विधायक नीना वर्मा, मंत्री रंजना बघेल समेत कई लोग उपस्थित रहेंगे। धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। कानपुर देहात में धड़ल्ले से ट्रैक्टर ट्रॉली का व्यावसायिक उपयोग हो रहा है। शासन के आदेशों को बिना कमर्शियल रजिस्ट्रेशन के ट्रैक्टर ट्रॉली से अनाज के अलावा दूसरा उपयोग दंडनीय है, लेकिन परिवहन विभाग और प्रशासन की उदासीनता के चलते ट्रॉली का न तो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, न ही ट्रॉली में रिफ्लेक्टर लग रहे हैं। कुछ दिन पहले कानपुर में ट्रॉली पलटने से दुर्घटना के बाद मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली का व्यावसायिक उपयोग करने पर ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी कर दिया था, लेकिन समय के साथ
अधिकारी और आम लोग भी घटना को भूल गए और फिर पहले की तरह ही बिना रजिस्ट्रेशन ट्रॉली से माल ढोने लगे। कानपुर से सीनियर संवाददाता अनूप कुमार की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां संभल के जनपद गुन्नौर क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कई बार विधिवत कार्यवाही की गई। अस्पतालों पर कई मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें अस्पतालों को कई बार सील किया गया है, लेकिन सभी अस्पताल रजपुरा, गवा, गुन्नौर आदि क्षेत्रों में धड़ल्ले से चल रहे हैं। आखिर मुकदमा पंजीकृत होने के बाद पुलिस ने कोई विधिक कार्रवाई क्यों नहीं की, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। डीएम के आदेशों के बाद भी गैंगस्टर कार्रवाई से झोला छाप बचे हुए हैं, इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है आखिर झोला छापों को संरक्षण कौन दे रहा है। बुधवार को नोडल अधिकारी डॉक्टर मनमोहन शर्मा ने रजपुरा में ताबड़तोड़ कार्रवाई की, लेकिन जानकारी के अनुसार मुकदमा तो पंजीकृत किया गया, लेकिन सभी झोला छाप को पुलिस ने गिरफ्त में नहीं लिया है। डॉक्टर साहब, रजपुरा में एक निजी अस्पताल है जहां झोला छाप के अस्पताल में एक शिशु की मौत हुई है। आपको प्रार्थना पत्र भी दिया गया, क्या जानकारी है? देखो, अभी एक प्रार्थना पत्र दिया है, राहुल नाम के लड़के हैं, मृत बच्चे का पिता है। उसने जो प्रार्थना पत्र दिया है, अभी तो मैं सीजन करा रहा हूँ ऑपरेशन, इमरजेंसी आ रखी है हॉस्पिटल में। जैसे ही ऑपरेशन ख़त्म होता है उसके बाद मैं तहसीलदार के साथ मिलकर बताया जा रहा है पहली कार्रवाई उस अस्पताल संचालक के खिलाफ 31 जनवरी को हुई, दूसरी कार्रवाई 3 नवंबर को हुई, जिसमें उपजिलाधिकारी भी शामिल थे। उपजिला अधिकारी का कहना है कि एफआईआर के लिए कहा गया, लेकिन नोडल अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं कराई। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए था कि जब हम एफआईआर कराने गए, सील तो कर दिया था हमने। एफआईआर कराने गए तो पता चला कि इस पर एफआईआर पहले से ही जनवरी में लिखी हुई थी। इसके चक्कर में हमने इस पर एफआईआर नहीं कराई। मगर अब जब सील लगा दी गई तो अस्पताल कैसे खुल गया, इसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, अब उसी अस्पताल में मौत हुई है जिसमें आपने सील लगाई। सील लगाने के बाद उस अस्पताल संचालक ने अस्पताल खोल लिया और उसमें एक शिशु की मौत फिर से हो जाती है, तो ऐसे में अब क्या कार्रवाई की जाएगी उसके खिलाफ? देखो, पहला तो ये देखा जाएगा सील उसने तोड़ी है कि नहीं है। तो सील तोड़ी है तो सील तोड़ने की धारा और लगेगी उसके ऊपर। तो सील लगी हुई है, कहीं और गुपचुप तरीके से काम कर रहा है, तो उस पर फिर 420 की धारा और जो मेरी प्रोटेक्शन की धारा लगेगी। जो अस्पताल संचालक है उसने कैमरे पर ना आते हुए ये भी बताया कि एक आपका फार्मासिस्ट जो है वहाँ से पैसे उगा कर लाया था। ऐसे में आप क्या कहेंगे? मेरी जानकारी नहीं है। अगर कोई जानकारी आती है तो क्या इसकी जांच कराएंगे आप? ये आपके सील होने के कुछ ही दिन बाद खुल गया। ऐसा है, जब मुझे और भी काम रहते हैं, खाने का कोई काम नहीं है और अस्पताल का काम है। मैं फैकल्टी पोस्ट पे भी हूँ, डिप्टी सीएम भी हूँ और मरीज को ऑपरेशन करता हूँ। तो व्यस्तता के कारण इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। जैसी सूचना मिलती। संभल से सीनियर संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। साहिबगंज में एक बार फिर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने दस्तक दे डाली है। अवैध खनन मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही ईडी की 5 सदस्यीय टीम असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा के नेतृत्व में गुरुवार को एक बार फिर साहिबगंज आ धमकी। टीम ने एसडीओ कोठीपत सकुरगढ़ स्थित स्वीटी पैलेस में छापा मारा। इस दौरान टीम ने 3 मंजिला स्वीटी पैलेस का चप्पा छान मारा। एक कमरे, बाथरूम, किचन और छत की छानबीन की। यहाँ जब कुछ नहीं मिला तो ईडी की टीम ने नील पंचनामा दर्ज कर न्यायालय के लिए निकल गई। झारखंड से सीनियर संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र के कुंज गंगा कॉलोनी में सड़क नाली के विवाद में पूरे परिवार से मारपीट हुई। बृहस्पतिवार को एसएसपी दफ्तर न्याय मांगने पहुंची युवतियों ने पुलिस से पूरा मामला अपना दर्ज करवाया। कहा कि दबंगों ने घर में घुसकर उन्हें छेड़ा, जाति सूचक शब्द कहे, लड़की का गाल भी फाड़ दिया। साथ ही शिकायत करने पहुंचे रविंद्र ने भी कहा कि इन गुंडों की शिकायत उन्होंने बुधवार को टीपी थाने में की है, मगर पुलिस ने उनकी शिकायत का कोई अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। रविंद्र का आरोप है कि पुलिस अमित का बचाव कर रही है। आरोप लगाया कि अब तक आरोपी उसके साथ घूम रहे हैं, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है। नाम है और एसएसपी ऑफिस पर आप आए हो, क्या मामला हुआ आपके साथ? मेरा नाम रविंदर है, मैं नंदिनी कुंज का निवासी हूँ बागपत रोड पर। और मेरे साथ जो है हमला हुआ है धारदार हथियारों से। 15-20 लोग थे, भारी व्यक्ति जो उन्होंने बुलाए। किराए पे रहता है एक अमित नाम का लड़का, उसने बुलाए और हम पे सीधा हमला करा है। किस लिए हमला क्यों किया उसने? हमला उसने इसलिए करा, नाली के ऊपर कोई विवाद था। पहले लड़कियों के साथ घर में घुस के बदतमीजी करी, इसीलिए हरकतें करी, उनके कपड़े फाड़े और
जाति सूचक शब्द कहे। और वहाँ पे उन्होंने बचाने के लिए उन्होंने जो शोर मचाया, फिर मैं आया, मेरी मम्मी उनको चोटें आई हैं, भतीजा विशाल सागर उनको चोटें आई हैं, मेरा सिर फाड़ दिया धारदार हथियार से। अब थाना पुलिस क्या कार्रवाई किया है? थाना पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? थाने पुलिस ने टीपी नगर ने कोई कार्रवाई खास नहीं करी, उनको फिर हल्की फुल्की धारा में लगा के फिर रात ही छोड़ दिया। अब लड़कियों की कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई। कप्तान से मिले हो? अब कप्तान साहब से अभी हम मिलेंगे, अभी वो आए नहीं हैं। हम चाहते हैं कि कार्रवाई होकर लड़कियों की रिपोर्ट लिखकर सख्त उन पर कार्रवाई हो। अब भी वो छूटा हुआ धमकी दे रहा है खुलेआम। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। खबर मेरठ से है, जहां एसएसपी ऑफिस के बाहर पीड़िता का बिस्तर लगाया गया है। ऑफिस के बाहर बिस्तर लगाकर महिला को लेटाया गया है। दबंगों ने घर में घुसकर परिवार पर हमला किया था, जिसके बाद कोर्ट में गवाही न देने का दबाव तक बना रहे थे। इस हमले में कई लोग घायल हुए थे। घायल को ही एसएसपी ऑफिस के बाहर लेटाया गया है। थाना पुलिस पर कार्रवाई न करने का ये सभी पीड़ित आरोप लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका और क्या घटना? मैं अंकित शर्मा हूँ, मैं इनके साथ खड़ा हूँ, ये न्याय के लिए खड़े हैं। ठीक है, मैं इनका भांजा हूँ। हुआ ये था कि इन लोगों को घर में बढ़ के मारा गया धारदार हथियार से, अवैध रूप से। 8-7 लोग थे जिन्होंने इनको मारा है, खूब अच्छे से मारा है। और इनका ना तो कोई सुनवाई हुई है। हमने तहरीर दी वहाँ पे पुलिस वालों को, तो पुलिस वालों ने कहा कि अभी साहब यहाँ पे है नहीं, आप तहरीर दे जाइए, हम आपका केस रजिस्टर कर लेंगे। हम भरोसा करके आ गए। रात को इनके पास पहुँचते हैं कि पहुँचने के बाद कहते हैं कि या तो तुम जो दबंगई लोग थे उनमें से एक घर पर छोड़ा हुआ है, 2 पकड़ के रखे थे। तो वो लोग 4-5 लोगों को बुला के इनके घर पहुंचा, इन लोगों को सबको धमकाया, बच्चों को पकड़ लिया कि या तो तुम जाके कोर्ट में थाने में ऐसे बोलो और नहीं तो तुमको मार दिया जाएगा। क्या नाम है उनके? उनका श्री और उनके घर पे सौरभ है, अमित है और सुरेंद्र है और मिथिलेश है। और 4-5 लोग उन्होंने बाहर से बुला रखे थे, जो अज्ञात है, जो उनके रिलेटिव हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। वो ये 3 दिन हो गए जी इनको करते हुए। 28 तारीख की घटना, रात की 7 से 8 बजे के बीच में ये घटना घटी। थाने वालों ने कार्रवाई कुछ नहीं करी। उनको ये एप्लीकेशन हमने जो तहरीर दी है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इनको ज़बरदस्ती करवा के दूसरी तहरीर लिखवाई गई है, उस पर उन्होंने एफआईआर रात 11 बजे रात को ये एफआईआर दर्ज कर दिया। रात को उनको उठा के मंगवा लिया घर से 9 बजे। उनको बुलवा के वो अपने मनगढ़ंत लिखवाया और उसी पे वो कार्रवाई कर रहे हैं। कितने जनों के साथ मार पिटाई? ये सारे लोग हैं जी, जितने भी सारे मरे पड़े हैं। देखो किसी की पसली टूटी पड़ी है, किसी का मुंह से खून जा रहा है, किसी के दांत टूटे पड़े हैं, किसी का सिर फटा पड़ा है। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। गुजरात विधानसभा सामान्य चुनाव 2022 न्याय, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में आयोजित हो सके, इसलिए नर्मदा जिला चुनाव अधिकारी और जिला कलेक्टर श्वेता तेवतिया के नेतृत्व में चुनाव तंत्र की ओर से नूतन भारत के निर्माण में जिले की महिला ज्यादा से ज्यादा मतदान करके लोकशाही में महापर्व में अपनी भागीदारी दर्ज करते हुए सशक्तिकरण को प्रोत्साहन दे सकें। इस उद्देश्य से 148 नादौन विधानसभा मत विस्तार के राजपीपला 3 के मतक क्रमांक 143 में सखी मतदान मथक बनाया गया था। साथ ही नर्मदा जिले में समाविष्ट 148 नादौद और 149 देयपाड़ा विधानसभा के प्रत्येक मतदार विभाग में साथ मिलकर कुल 14 सखी मतदान मथक कार्यरत किए गए थे। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। खबर गुजरात से है, जहां पिछली रोज गुजरात विधानसभा सामान्य चुनाव 2022 के तहत नर्मदा जिले के साथ तिलकवाड़ा तहसील के लिए हर एक मतदान केंद्रों में चुनावी प्रक्रिया की गई थी और सुबह से ही मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए मतदान केंद्र के बाहर बड़ी संख्या में उमड़ पड़े थे। साथ ही सीनियर सिटीजन के साथ दिव्यांग मतदारों के साथ भी बड़ी संख्या में शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराया गया था। गुजरात विधानसभा 148 नांदोद માં આજે તિલકવાડા ખાસ કરીને તિલકવાડા તાલુકામાં દરેક બૂથ પર આજે મતદાન થઈ રહ્યું છે। સાથે કડક પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે અને સવારથી જ મતદારો ખૂબ ઉત્સાહભેર મતદાન કરી રહ્યા છે। શાંતિપૂર્વક માહોલમાં મતદાન થઈ રહ્યું છે। વિધાનસભા ગુજરાત વિધાનસભાની 2022ની વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં 148 નાંદોદ વિધાનસભામાં તિલકવાડા તાલુકાનું મતદાન વ્યાધર ગ્રુપ શાળામાં ચાલી રહ્યું છે।
ખૂબ જ શાંતિપૂર્ણ મતદાન ચાલી રહ્યું છે. લોકો પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. તંત્ર તરફથી પણ ખૂબ જ સારી વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે. પોલીસ બંદોબસ્તથી લઈને ઇલેક્શન ડ્યુટી પરનો સ્ટાફ પણ બહુ કોઓપરેટિવ છે. એટલે કોઈ પણ જાતની મગજમારી વગર અને ખૂબ સુંદર રીતે મતદાન ચાલી રહ્યું છે. લોકો પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરીને વિશ્વના સૌથી મોટા લોકશાહી દેશમાં પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરીને ખૂબ જ શાંતિપૂર્ણ રીતે મતદાન કરી રહ્યા છે. આપનું નામ? મારું નામ મહેશ કુમાર તડવી, હું આ વ્યાધર ગામનો વતની છું. गुजरात से सीनियर संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए और जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट लॉगिन कर सकते हैं www.cnewsbharat.com। देश दुनिया की तमाम खबरें आप हमारी वेबसाइट पर आसानी से जान सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।